हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो बहुत ही कम टाइम बचा है। नीट में थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं, बट उसका जिस तरीके से लेवल हायर लेवल का होता है एग्ज़ाम का, तो उसके अकॉर्डिंग भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है अपने पास। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन से थे? एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं जस्ट प्रीवियस वीडियो में। आई होप कि वो वीडियो देखा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसको एक थ्योरी जो है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। उस थ्योरी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये जो थ्योरी है इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम मसल्स के बारे में बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो थिन फिलामेंट होता है वो क्या करता है, थिक फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट रहता है, स्लाइड कर लेता है। दैट मीन्स कि थिक फिलामेंट के ऊपर जब थिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा, थिक फिलामेंट को कवर करके रखेगा, तो इसको हम जानते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से। और यही थ्योरी जो है वो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अभी के लिए हम बस एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं माइंड में कि थिन फिलामेंट जो है थिक फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे की तरफ मूव करते हुए जाएंगे, चीज़ों को समझते हुए जाएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे, तो स्ट्रक्चर बेसिस पर भी ये जो मैकेनिज़्म है उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही एक्सप्लेन करता है मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस थ्योरी के नाम जो है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज मे बी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है। विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर दी थिक फिलामेंट। इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये हमारा थिक फिलामेंट है, जब इसके ऊपर में थिन फिलामेंट इसको कवर कर लेता है या फिर प्रेजेंट होता है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन है इसका सिग्नल कैसे मिलता है, कहाँ से आता है, कैसे ये जनरेट होता है, कैसे इनिशिएट होता है। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जिसके थ्रू मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, जनरेट होता है, इनिशिएट होता है। उसके बाद क्या आता है कि जो मोटर न्यूरॉन है, जब ये अगर यदि मसल फाइबर के साथ में प्रेजेंट है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, तो ये क्या बनाएंगे, मोटर यूनिट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। सो ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बहुत ही छोटे से बेसिस पर क्वेश्चन जो है वो भी बन सकता है कि मोटर यूनिट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो जब मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम मोटर यूनिट के नाम से जानते हैं। आई होप कि अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर यदि कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जहाँ पर हमसे ये बोला गया है द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। अब इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो यहाँ पर है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, ओके। सार्कोलेमा अगर थोड़ा सा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बात की जाए तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर था मसल बंडल का। मसल बंडल के अंदर इस तरीके से बहुत सारे मसल फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। मसल फाइबर की ये जो कवरिंग होती है जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सार्कोलेमा के नाम से
जानते हैं। सो यहाँ पर हमसे बात की गई है कि जो मोटर न्यूरॉन है ये और जो सार्कोलेमा है, इस तरीके से ये इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट के नाम से जानते हैं। ये हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट की इन्फॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं कि कैसे सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है। सो अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन, जैसे ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है तो वो सिग्नल जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचते ही ये क्या करता है, इनिशिएट करता है, रिलीज़ करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ, ये क्या करता है कि जो सार्कोलेमा है उसमें एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर देता है। दैट मीन्स कि ये जो मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की जिसको हम सार्कोलेमा बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है। कैसे जनरेट हो रहा है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसके पास एक सिग्नल आता है जिससे कि वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है। एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होने पर सार्कोलेमा जो है, दैट मीन्स कि जो मसल फाइबर की कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है ये, तो इसमें एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर देता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो पूरे के पूरे मसल फाइबर जो है उसमें स्प्रेड हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो सार्कोलेमा है, ये जो मसल फाइबर है एक, इसके पूरे के पूरे ये जो लिक्विड कंटेंट है, मतलब मसल फाइबर में, पूरे मसल फाइबर में ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है। इस एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लिक्विड कंटेंट है जिसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, इस सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो कैल्शियम आयन रिलीज़ हो सार्कोप्लाज्म में, उसके लिए पूरी की पूरी एक पिक्चर जो है वो चलती है। पिक्चर कैसे होती है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजा जिससे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वो मसल फाइबर के साथ में एक साथ कनेक्ट हुआ तो उसने एक मोटर यूनिट बनाई। अब जो मोटर न्यूरॉन है और जो सार्कोलेमा है, इसके बीच का जो जंक्शन है इसको हमने बोला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। जैसे ही ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है क्या कहते हैं, उस पर न्यूरल सिग्नल मिलता है, मींस हमारे ब्रेन से एक सिग्नल आता है, तो ये इस जंक्शन पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं, ये क्या है, रिलीज़ होने लग जाता है। इसके रिलीज़ होने की वजह से सार्कोलेमा जो है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है वो पूरे के पूरे सार्कोलेमा जो है उसमें स्प्रेड हो जाता है। सार्कोलेमा में पूरे में स्प्रेड होने की वजह से जो सार्कोप्लाज्म है वहाँ पर कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज़ होने लग जाते हैं। ये धीरे 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 इनका रिलीज़ जो है वो बढ़ता रहता है। कैल्शियम आयन का जो लेवल है रिलीज़ का वो क्या है, सार्कोप्लाज्म में बढ़ता रहता है और इसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम आयन जो है उसमें एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन सब यूनिट पर जाकर बाइंड कर जाते हैं। जैसे कि हम कल के वीडियो में एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, वहाँ पर ट्रोपोनिन जो उसमें एक बाइंडिंग सब यूनिट थी। अब ये जो कैल्शियम आयन रिलीज़ हुए हैं एक्टिन फिलामेंट पर, जो ट्रोपोनिन सब यूनिट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो प्रेजेंट था कुछ कुछ इंटरवल्स पर, कुछ कुछ डिस्टेंस पर, उस पर उसकी जो सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन पर जाकर क्या होते हैं, बाइंड कर जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइड थी, दैट मीन्स कि मायोसिन बाइंडिंग जो साइड थी वो क्या हो जाती है, उसकी जो मास्किंग थी वो हो जाती है रिमूव। सो कैल्शियम आयंस का रिलीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए कि एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग जो साइड थी, जो कि मास्क कवर्ड रहती थी पहले से, उसको हटाने के लिए कैल्शियम आयंस का रिलीज़ होना सार्कोप्लाज्म में बहुत ज़रूरी है। सो नाउ नेक्स्ट उस पर देखते हैं।
यहाँ पर हमसे यही बोला गया है, दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। ठीक है, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस का रिलीज हो गया। इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। अब ये जो कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो रहे हैं, ये क्या करेंगे, ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट एक्टिन फिलामेंट पर कुछ कुछ इंटरवल्स में प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर बाइंड करेंगे। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम की बाइंडिंग होगी तो इस बाइंडिंग की वजह से एक्टिन फिलामेंट पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी जो कि कवर्ड हो रखी थी पहले से, वो कवरिंग हट जाएगी जिससे कि मायोसिन की बाइंडिंग हो पाए एक्टिन फिलामेंट पर। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड to the exposed active site on actin to form a cross bridge। अब क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम आयन के रिलीज़ की वजह से मायोसिन की जो मास्किंग साइट थी वो हट गई, अनकवर हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि मायोसिन जो है वो यूटिलाइज़ करता है एनर्जी, एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी निकलती है उसको मायोसिन जो है, मायोसिन हेड जो है वो यूटिलाइज़ करके बाइंड कर जाता है उस साइट पर जाकर और एक क्रॉस ब्रिज जो है उसका फॉर्मेशन करता है। इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अरे यार हाँ, ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये है हमारा मायोसिन फिलामेंट, ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडीपी और फॉस्फेट जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे ही क्या कहते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस से, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, तो एनर्जी रिलीज़ जो होती है उसको ये जो मायोसिन का हेड है उसको यूटिलाइज़ करता है। यूटिलाइज़ करने के बाद एक्टिन फिलामेंट पर जो इसकी बाइंडिंग साइट थी वहाँ पर जाकर ये इस तरीके से बाइंड कर जाता है मायोसिन जो है एक्टिन फिलामेंट के साथ में। मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ इस तरीके से बाइंड कर जाता है और ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रॉस ब्रिज, और इस तरीके से क्रॉस ब्रिज जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब ये जो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट जो है उसको सेंटर की तरफ पुश करता है, खींचता है, सेंटर की तरफ खींच के ले जाने का काम करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्लाइडिंग रोटेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि जो ए बैंड है या फिर हम कहें कि मायोसिन का जो हेड है, जो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ है, अब ये क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ पुल करेगा, सेंटर की तरफ खींच कर ले जाने का काम करेगा। ये हो गया इतना। आई होप कि अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद क्या होता है, दी जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स देयर बाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ sarcomere that is contraction and I band get reduced whereas the A band retain in the length। अब ये जो प्रोसेस हुआ कि क्रॉस ब्रिज जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होने की वजह से जो मायोसिन हेड था, दैट मीन्स कि जो क्रॉस ब्रिज था, ए बैंड जो था मायोसिन वाला, वो एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ खींच कर ले जा रहा था। ये जो पुलिंग होती है इसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट के साथ जेड लाइंस अटैच होती हैं वो भी अंदर की तरफ खिंचने लग जाती हैं। जब अंदर की तरफ खिंचने लगती हैं तो जो सार्कोमियर की जो लेंथ होती है उसमें शॉर्टनिंग मीन्स वो छोटा होने लगता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो आई बैंड होता है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई जो है वो तो रिड्यूस हो जाती है, बट ए बैंड जो है वो सेम एज इट इज़ रिटेन रहता है। उसकी लेंथ जो है वो छोटी या ज़्यादा नहीं होती, वो सेम एज इट इज़ रहता है। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन की वजह से जेड लाइंस जो है एक्टिन फिलामेंट की वो भी अंदर की तरफ मूव करती हैं, पुलिंग होती है, तो सार्कोमेयर जो है उसमें शॉर्टनिंग होती है जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं।
आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड जो है वो सेम लेंथ में बना रहता है। इसको हम स्ट्रक्चर की बेसिस पर समझते हैं। सो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पर है रिलैक्स्ड स्टेट में, जिसमें कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, तो उसके बाद क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या था कि ये जो जेड लाइंस थी, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट की ये जो जेड लाइंस थी, क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद ये भी क्या होंगी, अंदर की तरफ इनमें भी पुलिंग होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में इस तरीके से प्रेजेंट है, लेकिन जब क्रॉस ब्रिज बन गया तो यहाँ की जो जेड लाइन थी यहाँ पर इस तरीके से होनी चाहिए, ये क्या है, इतनी इसकी पुलिंग हो गई अंदर की तरफ। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये हो गया कि जेड लाइन जो है उनमें भी शॉर्टनिंग जो है देखने को मिली। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आई बैंड है इसकी लेंथ भी कम हो जाती है, लेकिन ये जो ए बैंड होता है इसकी लेंथ जो है वो एज इट इज़ बनी रहती है। और ये धीरे धीरे इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि यहाँ से ये जो जेड लाइन है, इतनी जो जेड लाइन रिलैक्स्ड स्टेट में थी वो धीरे धीरे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होकर मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इतना देखने को मिलता है मसल्स के अंदर। सो उस पर्टिकुलर पॉइंट में यही बताया गया है कि जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तो जो एक्टिन फिलामेंट के साथ जेड लाइंस जो अटैच रहती हैं वो भी अंदर की तरफ पुश होने लगती हैं, पुलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से जो है सार्कोमेयर जो है उसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब सार्कोमेयर क्या था, दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम सार्कोमेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिलैक्स्ड स्टेट में सार्कोमेयर का डिस्टेंस इतना था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये रिड्यूस होकर इतना हो गया। और मैक्सिमम अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर ये इतना कम हो जाता है, सार्कोमेयर का जो लेंथ है वो भी रिड्यूस होने लग जाता है। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है विद स्ट्रक्चरल बेसिस अच्छे से समझ में आया होगा एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। उसके बाद द मायोसिन रिलीजिंग द ADP एंड PI गोज़ बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। अब जैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पर ATP हाइड्रोलिसिस के थ्रू एनर्जी रिलीज हुई, उसको यूज़ करके मायोसिन हेड जो है वो बाइंड कर जाता है एक्टिन फिलामेंट के साथ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होने के बाद मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी देख लिया। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो ADP और PI है ये क्या है, मायोसिन जो है वो उसको रिलीज़ कर देता है और अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। न्यू ATP बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज इज़ ब्रोकन। उसके बाद जैसे ही ADP और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है मायोसिन से हट जाता है, रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। तो इसी के साथ साथ फिर से न्यू ATP जो है वो बाइंड होता है, क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स कि जैसे ही यहाँ से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होंगे तो उसके बाद जो क्या होगा कि क्रॉस ब्रिज जो है वो तो ब्रेक हो जाएगा, न्यू ATP का फॉर्मेशन होगा। न्यू ATP का फॉर्मेशन होगा, फिर से मायोसिन हेड जो है उसको हाइड्रोलाइज करके एनर्जी को यूज़ करके फिर से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। सो इस तरीके से ये साइकिल जो है वो रिपीटेड बेसिस पर चलती रहती है। ये हो गया। द ATP इज़ अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड, जैसा कि मैंने अभी बोला, एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज के बनने की और उसके ब्रेक होने की जो ये साइकिल है वो फर्दर रिपीट होती रहती है। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। अब क्या है कि ये जो क्रॉस ब्रिज की साइकिल है, कि क्रॉस ब्रिज बना उसके बाद उसका ब्रेक हुआ, तो ये साइकिल जो है वो तब तक चलती रहती है जब तक कि कैल्शियम आयंस जो सार्कोप्लाज्म में रिलीज़ हो रहे थे, कैल्शियम आयंस जो हैं वो बैक पंप ना हो जाए, किसमें, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी जो है वहाँ पर। और जैसे ही ये इनका जो कैल्शियम आयंस का बैक पंपिंग होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसकी वजह से जो
एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन की एक्टिव बाइंडिंग एक्टिव साइट थी जो कि अनकवर हुई थी, वो फिर से कवर्ड हो जाएगी, उसकी मास्किंग हो जाएगी। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज रिलैक्सेशन। और जैसे ही कैल्शियम आयंस का बैक पंप होगा सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में, उसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट पर जो मायोसिन साइट थी वो भी कवर हो जाएगी। कवर होने की वजह से जो जेड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, सार्कोमियर का जो लेंथ था वो भी कम हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जेड लाइंस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी। और जेड लाइन के अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के प्रोसेस को हम रिलैक्सेशन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज़्म और रिलैक्सेशन का मैकेनिज़्म जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है कि जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जेड लाइंस भी अंदर की तरफ खिंचाव होगा, उनका खिंचाव होने की वजह से सार्कोमेयर की लेंथ भी कम होगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आई बैंड है उसकी लेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, बट ए बैंड जो है उसकी लेंथ एज इट इज़ बनी रहेगी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मायोसिन जो है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज़ कर देगा, अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। रिलैक्स स्टेट में आने की वजह से न्यू एटीपी का फॉर्मेशन होगा और क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर जैसे न्यू एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, मायोसिन हेड जो है उसको अगेन हाइड्रोलाइज करके एनर्जी को यूज़ करेगा क्रॉस ब्रिज के बनाने में। फिर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज, ये प्रोसेस जो है रिपीटेड बेसिस पर चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम आयंस जो रिलीज़ हो रहे थे उनका बैक पंप ना हो जाए सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में। सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में बैक पंप होंगे, उसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट पर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी वो कवर हो जाएगी। कवर होने की वजह से जेड लाइंस जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी। जब जेड लाइन अपनी ओरिजिनल रिलैक्स पोजीशन में आएंगी, इस प्रोसेस को हम रिलैक्सेशन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ली इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वो अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। सो द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। अब ये जो रिएक्शन टाइम है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन टाइम है मसल फाइबर्स का, ये डिफरेंट मसल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग वेरी करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them। अब जो रिपीटेड बेसिस पर साइकिल चल रही है, एक्टिवेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। सो रिपीटेड एक्टिवेशन जो है मसल्स का, उसकी वजह से क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे मसल्स में। और ये लैक्टिक एसिड कैसे एक्यूमुलेट होता है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन एन एरोबिक कंडीशन। सो देखा होगा कि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस टाइम पर ये प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में हमें पेन भी फील होता है। ठीक है, सो मसल्स कंटेन अ ये हो गया इतना, ठीक है। और ये जो पेन जो फील होता है उसको हम मसल फैट्यू के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ थी अभी तक इतनी। उसके बाद ये बताया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन है एडिशनल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये मसल्स कंटेन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। अब जो मसल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला रेड कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब ये जो मायोग्लोबिन है इसका कंटेंट जो है कुछ कुछ मसल्स में बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये रेडिश अपीयरेंस जो है उसको शो करते हैं। और ये जो रेडिश अपीयरेंस शो करते हैं इस बेसिस पर इन मसल्स को हम रेड फाइबर्स के नाम से जानते हैं। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन दैम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब बात की गई है कि ये जो मसल्स हैं इनमें बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो
माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट हैं ये क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में जो ऑक्सीजन स्टोर्ड होती है इन मसल्स में उसको यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल्स, और इस बेसिस पर इन मसल्स को हम एरोबिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। सो सबसे पहले बताया गया कि जो मसल्स हैं उनमें रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसको मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे मसल्स में ये मायोग्लोबिन जो है वो बहुत अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रेडिश अपीयरेंस होती है। इस अपीयरेंस के बेसिस पर इनको हम रेड फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ये मसल्स जो हैं इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है उसको लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। इस बेसिस पर इसको हम एरोबिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ऑन दी अदर हैंड कुछ मसल्स ऐसे जो होते हैं जिनमें ये जो रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है, दैट मीन्स कि मायोग्लोबिन जो है बहुत सारे मसल्स में ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रेडिश अपीयरेंस ना शो करके ये कुछ पेल येलो और वाइटिश अपीयरेंस जो है शो करते हैं मसल्स, और इस बेसिस पर इनको हम वाइट फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन दैम। इस तरीके की मसल्स जिनमें मायोग्लोबिन जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके के जो मसल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। बट जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका अमाउंट जो है वो इनमें हाई होता है। दे डिपेंड ऑन एन एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए ये एन एरोबिक प्रोसेस जो है उस पर डिपेंड करते हैं। कौन से, वाइट और जिनमें मायोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो कम पाया जाता है, उस तरीके के मसल्स जो हैं एनर्जी के लिए एनारोबिक प्रोसेस पर डिपेंड होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा सीरीज़ जो है उसको। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम स्केलेटल मसल्स जो हैं उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। पूरा जो हमारे लिम्स हैं, हेड वाला जो स्ट्रक्चरल बोनी स्ट्रक्चर्स जो हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।